दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आईटी जॉब नोटिफिकेशन पे। और आज हम बात करेंगे सीट मेटल में ही जो आपका शोल्डर है, शोल्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने देखा था, स्टेक जॉइंट देखा था, वायरिंग अलाउंसेस देखा था, फिर आपका हेमिंग देखा था, एज स्टिफनिंग का प्रोसेस देखा था, वह कैसे किस किस विधि से और किया जाता है उसके बारे में देखा था। तो आज हम शोल्डर के बारे में जानेंगे। तो शोल्डर से भी क्या होता है, जो सीट मेटल को है जोड़ने का काम किया जाता है। तो शोल्डर जो होता है एक क्या होता है, धातु होता है जिससे लीड और टीन का मिक्सर होता है, उससे करके हम क्या करते हैं, टाँका लगाने का काम करते हैं, जो सोल्डरिंग होती है, जिस पे बॉडी पर जो होता है फिलर मेटल का काम करता है ये। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सोल्डर जो होता है एक बॉन्डिंग फिलर धातु है जिसका उपयोग सोल्डरिंग प्रक्रिया में किया जाता है। तो सोल्डरिंग प्रक्रिया में जो होता है सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध धातुओं या मिश्र धातु का उपयोग सोल्डर के रूप में किया जाता है। तो शुद्ध रूप में भी किया जाता है और मिश्र धातु में भी किया जाता है। हाँ, सोल्डर को तार, स्टिक, सिलिया, छड़, धागे, टेप, गठित खंड, पाउडर, पेस्ट आदि के रूप में लगाया जाता है। जो शोल्डर होता है, शोल्डर को तार या स्टिक हो गया, छड़ी या फिर छड़ हो गया, या धागा हो गया, या टेप हो गया, या गठित खंड हो गया, या पाउडर हो गया, या पेस्ट आदि के रूप में क्या होता है, इसको लगाया जाता है। शोल्डर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, जिसमें से आपका एक सॉफ्ट शोल्डर होता है, दूसरा जो होता है हार्ड शोल्डर होता है। तो सॉफ्ट शोल्डर शीतल शोल्डर हो गया और दूसरा हार्ड शोल्डर हो गया। एक एक करके दोनों को जानेंगे। आपकी जगह थोड़ा सा खांसी हो रखा है। फिर सॉफ्ट शोल्डर जो होता है, सॉफ्ट शोल्डर में टीन और लेड का अलग अलग अनुपात में मिश्रित होता है। तो सॉफ्ट शोल्डर जो बनता है वो आपका टीन और जो लेड होता है, मतलब उसका अनुपात मतलब अलग अलग अनुपात में उसको मिलाया जाता है अपेक्षाकृत कम गलनांक होने के कारण इन्हें सॉफ्ट शोल्डर कहा जाता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब गलनांक जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण ये जो होता है सॉफ्ट शोल्डर कहा जाता है। सॉफ्ट शोल्डर जिसका गलनांक जो होता है ये 450 है। मतलब सॉफ्ट शोल्डर जो होता है 450 है और हार्ड शोल्डर जो है 450 से ऊपर का होता है। मतलब लेस देन आपका 450 हो गया इसका सॉफ्ट शोल्डर के लिए, और हार्ड शोल्डर के लिए जो होता है 450 से ऊपर का उस पर जाता है। के बीच अंतर करता है ये टीन, सीसा, सूरमा, तांबा, कैडमियम और जस्ता सामग्री के मिश्रित धातु होते हैं। तो टीन आपका जो होता है शोल्डर, ये आपका टीन, सीसा, सूरमा, तांबा और कैडमियम, साथ ही जंग जो जस्ता होता है उसका जो होता है मिक्सचर होता है, मिश्र धातु होता है। और भारी मतलब मोटी और हल्की धातु को टाँका लगाने के लिए, मतलब मोटी होती है और जो लाइट वेट का होता है उसको टाँका लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि सोल्डरिंग की विभिन्न रचनाओं में उसके अनुप्रयोग को दर्शाती है। इसमें आप ये भी याद रखना, जो आपका सॉफ्ट सोल्डरिंग जो होगा वो 450 डिग्री से लेस होगा उसका टेम्परेचर, और जो हार्ड सोल्डर होगा उसका 450 से मोर देन 450 और ये लेस देन 450 होगा। इसमें देखते हैं जो कॉमन दिया हुआ है मिक्सचर का है, ठीक है, टेबल 1 में। तो यहाँ कॉमन सोल्डर होगा तो 50% होगा टीन और लेड का, और इसका जो यूज उपयोग जो होगा सामान्य सीट धातु का अनुप्रयोग करने के लिए। वहीं आपका फाइन सोल्डर जो है उसका 60-40 का अनुपात होता है, जो टीन और लेड का होता है, टीन और सीसा का होता है, सीसा को ही लेड बोलते हैं। सो त्वरित सेटिंग गुणों और उच्च शक्ति के कारण, जहाँ पे त्वरित सेटिंग गुण ज़रूरत होते हैं या फिर उच्च शक्ति की ज़रूरत होता है, वहाँ पे फाइन सोल्डर का यूज किया है। फाइन सोल्डर में एक और है जिसमें आपका 70-30 का रेशियो होता है, और इनका उपयोग जो होता है तांबे की पानी की टंकियों, जो कॉपर का होता है टंकी बनाया जाता है पानी के लिए, हीटर हो गया, या फिर जो जनरल इलेक्ट्रिकों में विद्युत कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, उनमें जो होता है फाइन सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है, जो 70-30 का रेशियो में होता है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा खांसी हो गया है तो गला भी सूजा हुआ है। 4 नंबर में क्या है, मोटे शोल्डर जो होते हैं, मोटे शोल्डर में 40-60 का रेशियो होता है, अनुपात जो होता है 40-60 का होता है, टीन और लेड का, टीन और शीशे का। इसका जो होता है जस्ता जो होता है, मतलब जस्ती लोहे की चादरों का इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन मतलब उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो जस्ती लोहे की चादरों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्स्ट्रा फाइन शोल्डर जो होता है जिसमें 66 और 34 होता है, टाँका लगाने वाले पीतल, तांबा और आभूषण में जो होता है एक्स्ट्रा फाइन शोल्डर का उपयोग किया जाता है। और यूटेक्टिक जो होता है मिश्र धातु, उसका उपयोग होता है 63-37 का होता है इसका अनुपात, ठीक शोल्डर के समान। तो आपको ये याद रखने हैं, इसका ज़्यादातर सवाल नहीं बनता है, लेकिन सवाल जो आपके बनते हैं ये बनते हैं इसका, और ये जो दे रखा है इनका जो परसेंटेज होता है उसका। जैसे कॉमन शोल्डर हो गया तो कॉमन शोल्डर में क्या होता है 50-50 होता है टीन और लेड का, फाइन शोल्डर में है 60-40 है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कॉमन शोल्डर, फाइन शोल्डर और ये जो है यूटेक्टिक वाला, ये 63-37, ये सवाल में पूछे बहुत बार गए हैं। आपको इन चीज़ों को याद रखना है, पूरा का पूरा आप याद रखो तो और बढ़िया है। लेकिन ये 3 तो है जरूरी है, कॉमन है, फाइन है और ये आपका यूटेक्टिक।
ये तीनों पूछे जाते हैं, 50-50, 60-40 और ये आपका 63-37, ये पूछा जाता है रेशियो। जनरल का ज़्यादा पूछा जाता है जो कॉमन सोल्डर होता है उसके बारे में। अगला देखते हैं हम सोल्डरिंग फ्लक्स के बारे में। तो सोल्डरिंग फ्लक्स क्या होता है, जहाँ पे सोल्डरिंग लगती है वो ऑक्साइड से बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो आपका सोल्डरिंग फ्लक्स होता है। सो वही आपका यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकरण के कारण वातावरण के संपर्क में आने से सभी धातु कुछ हद तक जंग खाते हैं। हाँ, तो वही है जो आपका बाहरी एनवायरनमेंट है वो उसके संपर्क में डायरेक्टली आएगा यदि, तो क्या करेगा वो रस्ट पकड़ेगा, जंग पकड़ेगा। उससे क्या होगा, कमज़ोर होगा जो आपका सोल्डरिंग करा गया है वो चीज़ वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है मतलब टाँका लगाने से पहले जंग जो परत जहाँ पे लगा है वहाँ से पहले हटा ले, जंग परत को हटा लेना चाहिए। उसके बाद जोड़ लगाने के बाद जैसे फ्लक्स का हम यूज़ करते हैं, सोल्डरिंग का वायर लेते हैं, वायर को जो बीट होती है बीट पे लेते हैं। उससे पहले हम जो आपका उसको लगा के फिर जैसे लगा दिया सोल्डरिंग लगा के फिर हम पेस्ट लगाते हैं, पेस्ट भी उसके ऊपर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है नहीं बैठता नहीं है, मतलब जंग लगने का जो चांसेस ऑक्साइड होने का, ऑक्सीकरण होने का वो चीज़ें कम हो जाती है। तो यही है यहाँ पे ऑक्सीकरण के कारण वातावरण के संपर्क में आने पर सभी धातु कुछ हद तक जंग खाते हैं। जो जितने भी धातु हैं लगभग सब जंग खाते हैं हवा के संपर्क में आने से। और टाँका लगाने से पहले जंग की परत को हटा देना चाहिए। जैसे सोल्डरिंग करने से पहले टाँका लगाते हैं उससे पहले आपको क्या करना है, जो वहाँ पे जंग बैठा हुआ है उस चीज़ को पहले हटाना है। इसके लिए जोड़ पर लगाया जाने वाला रासायनिक यौगिक फ्लक्स है। उसमें क्या होता है, तो वही चीज़ हो गया फ्लक्स का, वहाँ से हो गया। अब जहाँ पे लगाया जाने वाला रासायनिक यौगिक है वो फ्लक्स होता है, मतलब जहाँ पे जोड़ लगाना है उसके लिए फ्लक्स होता है। अब फ्लक्स का मेन फंक्शन क्या होता है, वार कार्य क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या करता है, फ्लूस सोल्डरिंग सतह से ऑक्साइड को हटाता है, जो आपका जो सतह है वहाँ से ऑक्साइड को हटा देता है और ये जंग को रोकता है, साथ ही ये जंग को भी रोकता है। दूसरे नंबर पे क्या है, यह वर्कपीस पर एक तरल आवरण बनाता है, मतलब वर्कपीस जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक तरल मतलब लिक्विड आवरण बनाता है, लेप बनाता है और इसे आगे ऑक्सीकरण को रोकता है। इससे क्या होता है, ऑक्साइड होने से ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है। तीसरा है, यह पिघले हुए सोल्डर की सतह के तनाव को कम करने के लिए पिघले हुए सोल्डर को आवश्यक स्थान पर आसानी से प्रवाहित करने में मदद करता है। अच्छा, साथ ही क्या है ना, जो पिघला हुआ सोल्डर होता है उसको तनाव को कम करके पिघले हुए जो सोल्डर होते हैं उसको आवश्यक स्थान देता है, जिससे क्या होता है वो आसानी से फिर प्रवाहित करने में वो मदद करता है। अब सिलेक्शन कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। तो सिलेक्शन जो होता है आपका फ्लक्स का चयन जो करना होता है वो किस आधार पर होता है, तो उसका आपका मिला है मतलब तापमान जो होता है, मिला आपका कार्य तापमान, जिस जगह हम कार्य कर रहे हैं, जैसे एलुमिनियम है आपका 660 डिग्री होता है ना। सो वहाँ तो सोल्डरिंग होगी नहीं। तो सिलिकॉन में हम करेंगे, सिलिकॉन में बहुत कम चाहिए होता है, टीन में करोगे उसमें बहुत जो कम ज़रूरत होता है। तो सोल्डरिंग क्या होती है, जो आपका जिनका टेम्परेचर लेस देन होता है ना 450 से, या मतलब 600 तक मान के चलो, तो उनमें ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप लोहे पे कर रहे हो सोल्डरिंग, ऐसा लोहा वो उसके लिए सूटेबल ही नहीं है, उसके लिए फिर वेल्डिंग हो जाएगी। सो मिलाप कार्य का जो तापमान होता है उस पर डिपेंड करता है, उसका प्रोसेस जो होता है सोल्डरिंग का उस पर डिपेंड करता है, और सामग्री जो शामिल होगी उस पर भी डिपेंड करता है, जो सामान मतलब जहाँ पे हम सोल्डरिंग कर रहे हैं उसकी जो मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लक्स जो होते हैं उसके बाद देखते हैं विभिन्न प्रकार के फ्लक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपका एक हो जाएगा अकार्बनिक या संक्षारक हो गया जो सक्रिय हो गया, और दूसरा जो कार्बनिक या गैर संक्षारक जो निष्क्रिय है। मतलब दो तरह के फ्लक्स होते हैं, एक अकार्बनिक हो गया और एक आपका कार्बनिक हो गया। सो अकार्बनिक फ्लक्स में क्या होता है कि ये अम्लीय और रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं। अकार्बनिक मतलब होगा जहाँ पे कार्बन परसेंटेज नहीं होता है, तो वो क्या होता है रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं और साथ ही अम्लीय होते हैं, और ऑक्साइड को रासायनिक रूप से घोल कर निकाल देते हैं। जो ऑक्साइड होता है उसको घोल करके वो निकाल देते हैं। जैसे आप उसका यूज़ करोगे तो ये रासायनिक वाले जो होते हैं वो अभिक्रिया करके उसको ऑक्साइड जो होता है उसको रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं। उन्हें ब्रश द्वारा सीधे सतह पर टाँका लगाने के लिए लगाया जाता है। अब इनका जो उपयोग होता है ब्रश द्वारा सीधा टाँका लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, और सोल्डरिंग ऑपरेशन पूरा होने के तुरंत बाद उसको धोया जाना चाहिए। अब जैसे अब सोल्डरिंग का काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वहाँ पे धो देना चाहिए, जिससे आपका बढ़िया मजबूत बनेगा और सोल्डरिंग बढ़िया से बैठ जाएगा। अगला जो है आपका कार्बनिक फ्लक्स का। तो कार्बनिक फ्लक्स रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। ये क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। कार्बनिक का जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो क्या सक्रिय होते थे, ये आपके निष्क्रिय होते हैं। और आगे ऑक्सीकरण से बचने के लिए क्या करते हैं, इसमें फ्लक्स धातुओं को सतह को कवर करते हैं। इसमें जैसे क्या था, घोल कर लगाते थे जिससे वो निकाल देता था ऑक्साइड को। और इसमें क्या होता है, सतह को जो है कवर करता है और सतह के से हवा को बाहर कर देते हैं। इसमें भी होता है, ये क्या है कवर करता है, साथ ही कार्बनिक में क्या था, हमको उसको रासायनिक प्रक्रिया करते थे, रासायनिक रूप से घोल कर करते थे। तो इसमें क्या होता है, सीधे कवर करता है और हवा को बाहर कर देता है। वे केवल धातु जो होता है धातु की सतहों पर लागू होते हैं। जो धातु की सतहें हैं जिनमें हमको करना है सोल्डरिंग, वहाँ पे उसके लिए लागू होते हैं, जिन्हें पहले
यांत्रिक घर्षण द्वारा साफ़ किया गया। और ये भी साफ़ करने का है, साफ़ किए बिना आप यदि लगाते तो वहाँ रस्ट पकड़ा हुआ जंग है, इसलिए इन चीज़ों को हमेशा साफ़ कर लेना चाहिए। वे गांठ, पाउडर, पेस्ट या तरल रूप में होते हैं। वो क्या है, गांठ में होते हैं या तो पाउडर में होते हैं या पेस्ट के तरल रूप में पाए जाते हैं। अब इसमें देखते हैं जो फ्लक्स होते हैं। अब हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लक्स में, तो 2 तरह के देखा था। अब उसमें भी 2 तरह में, जैसे अकार्बनिक हो गया, तो अकार्बनिक के अंदर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। फिर कार्बनिक फ्लक्स होते हैं, उनके अंदर भी आपके फ्लक्स अलग अलग मिलेगा, उसके बारे एक एक करके देखेंगे। तो ये आपका इनऑर्गेनिक फ्लक्सेस जो होते हैं, अकार्बनिक फ्लक्स, उसके अंदर जो आपको मिलेंगे, हाइड्रोलिक एसिड का मिलेगा, जिंक क्लोराइड का फ्लक्स मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड का फ्लक्स मिलेगा, और साथ ही आपका फॉस्फोरिक एसिड का। तो 4 तरह के होते हैं अकार्बनिक फ्लक्स में, जिसमें हाइड्रोलिक हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, अमोनियम हो जाएगा और फॉस्फोरिक एसिड का 4 जो है फ्लक्स बनता है। तो एक एक करके जानते हैं। तो आपका हाइड्रोलिक फ्लक्स जो होता है, हाइड्रोलिक एसिड जो होता है, उसमें क्या होता है, HCl का उपयोग किया जाता है। HCl मतलब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, उसका जो लिक्विड होता है उसका उपयोग करके हवा के संपर्क में आने से पहले धुआं निकाल देता है। मतलब वहाँ ऐसा है कि वो एक तेजाब होता है, HCl जो होता है वो तेजाब की तरह होता है, तो उसका उपयोग करके जो हवा से संपर्क में आने पर धुआं निकलता है। अब वो जैसे ही हवा से संपर्क करेगा ना, तो HCl मतलब HCl, उसको आप यदि हवा से संपर्क कराओगे मतलब O2 से, तो वो क्या करता है, धुआं आ जाता है, उसमें धुआं निकलने। और अम्ल की जो मात्रा होती है 2 से 3 गुना पानी में मिलने के बाद इसे तनु हाइड्रोलिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब तनु जो हो गया, HCl जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। सो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही है। सो जब आप पानी में मिलाते हो तो 2-3 गुना पानी मिलाने पर क्या होता है, इसमें तनु हाइड्रोलिक अम्ल में ये रूप में बदल जाती है और इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हाइड्रोलिक एसिड जो होता है, जिंक के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोलिक मतलब आपका जैसे देखोगे HCl हो जाएगा प्लस आपका जिंक के साथ हैं, तो ये H2 प्लस क्या हो जाएगा, ZnCl ऐसे निकल जाएगा। तो ये आउटपुट आ जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। मिनकल जिंक क्लोराइड बनाता है और फ्लक्स का काम करता है, इसलिए इसे जिंक आयरन या फिर गैल्वेनाइज्ड शीट मतलब GI के अलावा शीट मेटल के लिए फ्लक्स के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे गैल्वेनाइज्ड शीट के अलावा शीट मेटल के लिए फ्लक्स के रूप में आते, गैल्वेनाइज्ड शीट के अलावा मतलब दूसरे में आप लोग इसका उपयोग जो होता है नहीं कर सकते हो। इसे म्यूरेटिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है। जो HCl होता है, इसको म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो फ्लक्स है आपका इनऑर्गेनिक में, सॉरी कार्बनिक इनऑर्गेनिक में जो है, ये आपका दूसरा जो है वो आपका जिंक क्लोराइड है। तो जिंक क्लोराइड का क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में साफ जिंक के छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर जिंक क्लोराइड तैयार किया जाता है। सो इसमें क्या होता है, जैसे H2 हो गया, पहले HCl था, अब HCl में हमने क्या करा, जिंक को मिलाया। तो जिंक को जैसे मिलाओगे ना, तो ZnCl हो जाएगा। ZnCl मतलब जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और H2 जो है वो अलग हो जाएगा, मतलब गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन। तो वही चीज़ है, जब से जो हाइड्रोक्लोरिक में HCl में जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो आप जिंक के छोटे छोटे टुकड़े मिलाते हो तो जिंक क्लोराइड तैयार हो जाता है। और यह जो होता है जोरदार बुदबुदा क्रिया के बाद हाइड्रोजन गैस और गर्मी देता है। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है रिलीज कर देता है और जिंक क्लोराइड बन जाता है, और थोड़ा वो उसमें महक भी आती है बुदबुदा सा। तो बुदबुदाहट, जोरदार बुदबुदाहट मतलब थोड़ा गंदा अलग तरीके एसिड आएगा। इस प्रकार जिंक क्लोराइड का जो उत्पादन करता है, इस प्रकार से जिंक क्लोराइड का उत्पादन करता है। और जिंक क्लोराइड कम मात्रा में गर्मी प्रतिरोधी। अच्छा, हाइड्रोजन गैस जब निकलेगा ना, तो उसमें आपका गर्मी पैदा होती है, फ्यूल का भी काम करता है, फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन फ्यूल। मतलब आपका जो क्या बोलेंगे उसको, तेल नहीं है बोलेंगे, वो फ्यूल मान लो, मुझे उसका हिंदी याद नहीं आ रहा है। सो इस प्रकार जो होता है जिंक क्लोराइड का उत्पादन करता है। और जिंक क्लोराइड कम मात्रा में गर्मी प्रतिरोधी कांच के बीकर में तैयार किया जाता है। अब इसका जो मतलब जिंक क्लोराइड का उत्पादन कर दिया है, उसके बाद उसका जो गर्मी मतलब कम मात्रा में गर्मी प्रतिरोधी कांच जहाँ पे होती है उस पर उसको रख के, जैसे बीकर जो होता है, बीकर आप मान लो इसको मतलब साइंस के लैंग्वेज में जाओगे ना, तो बीकर ये हो जाता है जिसमें आपका शीशे का बना होता है, उसमें फिर रख के मतलब जो गर्मी प्रतिरोधी कांच होता है जो हीट को लगने नहीं देता है, तो उसके लिए उसका उपयोग करके बीकर में तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद जिंक क्लोराइड को मृत आत्माओं के रूप में जाना जाता है। तो ZnCl जो होता है जिंक क्लोराइड, उसको मृत आत्माओं के रूप में जाना जाता है। और यह मुख्य रूप से तांबे, पीतल और टीन की चादरों को टक्कर लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जिंक क्लोराइड का जो उपयोग है, आप देखोगे तांबा, पीतल और टीन, ये 3 जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है, जिंक क्लोराइड का जो पेस्ट होता है उसका। अगला जो है तीसरा नंबर का, ये है आपका अमोनियम क्लोराइड और साल अमोनियक।
सो अमोनियम क्लोराइड और साल अमोनियम जो है ये भी एक प्रकार का पेस्ट है, और ये क्या होता है, ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसका उपयोग जो होता है तांबा, पीतल, लोहा और स्टील को मिलाते समय किया जाता है। तो इसका उपयोग जो होता है तांबा, पीतल, लोहा और स्टील में किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है पाउडर के रूप में या फिर पानी से साथ मिलाकर इसका उपयोग सुई के घोल में सफाई एजेंट के रूप में भी किया जाता है। सो इसका जो उपयोग होता है आपका पाउडर होता है, तो इसका उपयोग जो होता है पानी में मिला के इसका उपयोग सुई के घोल में या सफाई एजेंट के रूप में भी किया जाता है। चौथा जो है आपका फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड में क्या है, यह मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील के लिए सो फॉस्फोरिक एसिड का जो होता है उसका उपयोग होता है स्टेनलेस स्टील में फ्लक्स के रूप में किया जाता है। यह अत्यंत प्रक्रियाशील और इसे प्लास्टिक के कंटेनरों में रखा जाता है क्योंकि यह कांच पर हमला करता है। फॉस्फोरिक एसिड में क्या होता है, इसको रखा जाता है आपका स्टेनलेस स्टील के जो टैंक बनाए जाते हैं या फिर उनमें जो आप छोटे छोटे बर्तन बनाते हो उस पर रखा जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत ही प्रतिक्रियाशील होते हैं। जैसे प्लास्टिक कंटेनर में रखते हो तो कंटेनर वो क्या करते हैं, उस पर हमला करता है तो वो आपका बर्न कर देगा या फिर उसको काट देगा। इसके लिए फॉस्फोरिक एसिड का जो होता है स्टेनलेस स्टील पे रखते हैं। और इसका उपयोग जो होता है इसका जो होता है स्टेनलेस स्टील के लिए जो होता है फ्लक्स के रूप में यूज होता है। जब स्टेनलेस स्टील में हम काम करते हैं और वहाँ पे हम जैसे सोल्डरिंग करते हैं, ये जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड सोल्डरिंग का है, तब वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। इसको प्लास्टिक कंटेनर में नहीं रख के प्लास्टिक कंटेनरों में रखा जाता है। इसको जो होता है प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं क्योंकि ये क्या है ना, कांच पे हमला करता है, तो मतलब कांच को तो हमला वही आपका टूट जाएगा कांच। आगे है आपका ऑर्गेनिक फ्लक्स। तो ऑर्गेनिक फ्लक्स में आपका रेजिन मिलेगा, टेलो मिलेगा। आगे कुछ है आपका रेजिन और टेलो जो होता है वो आपके दो तरह के होते हैं ऑर्गेनिक फ्लक्स में, जिसमें आपका रेजिन एक हो जाएगा या आपका टेलो हो जाएगा। सो रेजिन में क्या होता है कि ये चीड़ के पेड़ से निकाला गया एक एम्बर रंग का पदार्थ है। तो आपका जो ऑर्गेनिक फ्लक्स में आपका देखोगे रेजिन, ये चीड़ के जो पत्थर होते हैं जनरली आपके नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर मिलेंगे। नॉर्थ में आपका जो पहाड़ी इलाका जाओगे वहाँ पे मिलते हैं। सो वहाँ से जो चीड़ के ये होते हैं, चमड़ी जो होती है ना चीड़ के जो फल मतलब जो पेड़ होता है उसका जो चमड़ा होता है उसको निकाल के वहाँ से निकाला जाता है। ये आप कीजिएगा, उससे रस निकाला जाता है। उस रस में क्या होता है, फिर उसमें मिक्सिंग करके केमिकल रिएक्शन करके फिर उसको तैयार किया जाता है। यह पेस्ट या पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है। अब ये क्या होता है, पेस्ट के रूप में या फिर पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है। और इसका उपयोग जो होता है तांबा, पीतल, कांस्य, टीन प्लेट, कैडमियम, निकल, चांदी और इन धातुओं के मिश्र धातुओं को टाका लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। सो आपको रेजिन का जो उपयोग होता है तांबा में, टीन में, पीतल में, कांसा में, कैडमियम में, निकल, चांदी, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका उपयोग जो होता है साथ ही विद्युत जो सोल्डरिंग कार्य होते हैं उन पे बहुत बड़े पैमाने पे उसका उपयोग किया जाता है रेजिन का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो रेजिन जो होता है ये चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है और इसका उपयोग जो होता है तांबा, पीतल, कांस्य, टीन, कैडमियम, निकल, चांदी उनमें किया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विद्युत सोल्डरिंग कार्य में बहुत बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल जो होता है वो किया जाता है। दूसरे नंबर पर है टेलो। टेलो होता है क्या, ये जो पशु होते हैं उसका एक रूप होता है, या पशु वसा का एक रूप है। जैसे पशु से तेल निकलता है ना, जैसे सुअर हो गया, और सुअर के बाद और भी होते हैं जो जंगली जानवर होते हैं उससे बहुत ज़्यादा निकाला जाता है। सो इस तरह से पशु वसा का जो है एक रूप है। इसका उपयोग जो होता है सोल्डरिंग लेड, ब्रास और पेवर में किया जाता है। जो टेलो का जो उपयोग है ये पशु वसा, आपको इसका याद रखना है टेलो। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखना है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, उसके बारे में पूछा जाता है। तो रेजिन दिया रहेगा आपको सवाल में, रेजिन जो है किस प्रकार के फ्लक्स का उदाहरण है। सो आपका रेजिन जो हो जाएगा कार्बनिक फ्लक्स का उदाहरण है। और वहीं आपका HCl के बारे में पूछेगा तो आपका इनऑर्गेनिक होगा। जिंक क्लोराइड के बारे में पूछेगा तो आपका इनऑर्गेनिक हो गया। तो ऐसे ही चीज़ों को याद रखना। टेलो जो है, टेलो किसका है, तो कार्बनिक का है। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो सोल्डरिंग लेड, ब्रास, पेवर में किया जाता है। टेबल जैसे दिया हुआ है तो टेबल को देखते हैं। टेबल 1 में क्या है, निम्न तालिका सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स की प्रकृति और प्रकार को दर्शाती है। इसमें देखोगे एल्यूमिनियम, कांस्य और पीतल। इसके लिए क्या है, कार्बनिक प्रवाह जो है किल्ट स्पिरिट नौसादर, इसमें राल है। कार्बनिक प्रवाह जो है राल है। नौसादर के लिए तेल है। किल्ट स्पिरिट के लिए राल है। कैडमियम तांबा उसके लिए कार्बनिक प्रवाह हो गया, ये कार्बनिक प्रवाह हो गया। और ये टिप्पणियाँ जैसे तेरे का जैसे एल्यूमिनियम व्यावसायिक रूप से तैयार किया जाता है। एल्यूमिनियम कांच से होता है, फ्लक्स होल्डर की आवश्यकता होती है। पीतल में देखोगे तो किल्ड स्पिरिट हो गया, राल इस्तेमाल किया जाता है। जो अकार्बनिक के लिए होता है
कार्बनिक में क्या होता है, पीतल के लिए जो यूज किया जाता है फ्लक्स आपका किल्ड स्प्रिट होता है, वही कार्बनिक प्रवाह में देखोगे तो राल का होता है। और इसका जो होता है व्यवसाय के लिए ही, मतलब व्यापार के लिए ही इसका भी उपयोग किया जाता है। वाणिज्य हो गया मतलब बिजनेस हो गया। नौसादर हो गया, नौसादर इसमें फिर कैडमियम के लिए किल्ड स्प्रिट है, तांबा के लिए किल्ड स्प्रिट है। ये भी सारे क्या होते हैं, वाणिज्य प्रवाह के लिए उपलब्ध होते हैं। सोना में होता है, सोना में भी राल इस्तेमाल किया जाता है, ये भी प्रमुख हो गया। सोना प्रमुख किल्ड हो गया, तेल हो गया इसका। निकल के लिए किल्ड स्प्रिट हो गया, राल। वाणिज्य प्रवाह के लिए ज़्यादातर ये भी होता है। चांदी देखोगे, चांदी का नहीं मिलेगा क्योंकि ये गहने वगैरह होते हैं। स्टेनलेस स्टील, ये भी आपका वाणिज्य प्रवाह के लिए होगा, इसमें फॉस्फोरिक एसिड यूज किया जाता है। इस्पात होता है, किल्ड स्प्रिट, ये भी आपका वाणिज्य के लिए जाएगा। टीन हो गया, टीन पीतल हो गया, ये सारे किल्ड स्प्रिट के हैं जिसमें आपका ऑर्गेनिक लगाया गया, कार्बनिक अकार्बनिक अकार्बनिक इस्तेमाल किया गया है इसमें। ये आपका एक जस्ता है, जस्ता को क्या है, म्यूरिएटिक एसिड क्या है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सो यही है। आगे देखते हैं जो सॉफ्ट सोल्डरिंग होता है उसके बारे में। सॉफ्ट सोल्डरिंग जो हमने अभी सोल्डरिंग में देखा था, सोल्डरिंग के 2 टाइप के थे, एक आपका सॉफ्ट सोल्डरिंग, एक हार्ड सोल्डरिंग। हमने उसमें फ्लक्सेस के बारे में देखा। आप सॉफ्ट सोल्डरिंग के बारे में देखते हैं तो इसमें आपका जो प्रक्रिया है उसके बारे में देखेंगे, जो मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो गए, विशेषताएँ होंगी उसके बारे में देखेंगे, तकनीक को देखेंगे, मतलब रवैया उसका क्या होता है, महत्व क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, बिट की गति उसकी महत्व होगी। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग में कौन कौन शामिल है आप देखो। वर्कपीस जो होता है उसको तैयार करना होता है, वो सॉफ्ट सोल्डरिंग में आता है। सही सॉफ्ट सोल्डर चुने, सोल्डरिंग आयरन तैयार करना हो गया, उपयुक्त फ्लक्स का चयन करें और लागू करें। सोल्डरिंग आयरन बिट और वर्कपीस को सही तापमान पर गर्म करना चाहिए। अगला जो है आपका वर्कपीस पर टाँका लगाने वाले लोहे में कुशलता से हेर फेर करना चाहिए, जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया है। काम को संयोजन स्तर पर पूरा करें। तो इसमें क्या है, जब भी आप सोल्डरिंग की प्रक्रिया होती है तो उस टाइम पे जिस जगह पे हमको करना है काम सोल्डरिंग का, तो उस वर्कपीस को सबसे पहले तैयार करना होता है। फिर उसके हिसाब से जैसा रिक्वायरमेंट होता है, किस मटेरियल पे हम कर रहे हैं, तांबा पे कर रहे हैं, जिंक पे कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम सोल्डरिंग को फिर फ्लक्स करेंगे। फ्लक्स लेंगे, फिर सोल्डरिंग वायर जो होता है उसको लेंगे, फिर सोल्डरिंग आयरन जो होता है तैयार करेंगे, सोल्डरिंग आयरन को तैयार करेंगे, उपयुक्त फ्लक्स का चयन करेंगे। भैया सॉफ्ट सोल्डरिंग चुन लिया, अब सोल्डरिंग आयरन ले लिया, फिर उसके बाद जो फ्लक्स है, फ्लक्स को हमने सेलेक्ट किया कौन सा फ्लक्स इस पे लगेगा। फिर उसके बाद सोल्डरिंग आयरन बीट हो गया, उसको सही तापमान पर गर्म करना है। फिर साथ में आपको इनको टाँका लगाने के लिए कुशलता से हेर फेर करना चाहिए, जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया है, और काम को संतोषजनक स्तर पर पूरा करना चाहिए। ये फिगर डायरेक्टली पूछा जाता है ये किस चीज़ का है। ये आपका सोल्डरिंग बिट हो गया, ये आपके पार्ट नेम भी पूछे जाते हैं। सोल्डरिंग बिट हो गया, ये टिंड फेस हो गया, ये सोल्डरिंग लिक्विड हो गया, इधर सोल्डरिंग प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक अवस्था में आ गया, ये मतलब ये सॉलिड हो गया है। इधर आपका सोल्डर सरफेस अलॉय हो गया नीचे का, जहाँ पे सोल्डरिंग किया जा रहा है। सर ये आपको सरफेस वेटेड बाय सोल्डर हो गया, जो वेट निकल रहा है उसका पीछे के। बर्निंग, ये बॉइलिंग फ्लक्स हो गया, इंक्रीज रिएक्शन मतलब बॉइलिंग हो गया, जो गर्म होकर निकलता है वो हो गया। लिक्विड फ्लक्स हो गया, रेड्यूसेस ऑक्साइड। लिक्विड फ्लक्स है जो क्या करता है, ऑक्साइड को रिड्यूस करता है, कम करता है। ये बेस मेटल हो गया नीचे वाला, जहाँ पे सोल्डरिंग करा जा रहा है। सॉफ्ट सोल्डर को पिघालने की विशेषता क्या है, उसके बारे में स्पेसिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक कह लो, मेल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्ट सोल्डरिंग। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग में क्या होता है, ये आपका टीन लेड का यूटेक्टिक मिश्र धातु होता है, जिसमें 63% टीन और 37% जो होता है लेड होता है। तो सॉफ्ट सोल्डर में क्या होता है, 63%। इसका हमने चार्ट भी देखा था, आप देख सकते हो पीछे भी। मिश्रण जो होता है वो आपका 63-37 का होता है, जो आपका ये 183 होता है, मतलब मोर देन आपका 180 के ऊपर होना चाहिए, 183 डिग्री सेल्सियस पर इसको ये पिघल जाता है। तो सॉफ्ट शोल्डर जो होता है उसमें जैसे ऊपर में हमने देखा था सॉफ्ट शोल्डर और हार्ड शोल्डर का, तो लिया था एक रेंज दिया था 450 से लेस होगा तो आपका सॉफ्ट शोल्डर होगा, और 450 से ऊपर का जो टेम्परेचर होगा वो आपका हार्ड शोल्डर होगा। सो यहाँ पे अभी हमें पता चला है एग्जैक्ट वैल्यू 183 जो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका सॉफ्ट शोल्डर में है, पिघलता है। और मिश्र धातु की श्रृंखला में सभी संयोजन का कंबल गलनांक होता है, जैसा कि फिगर 2 में दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे ये अलग अलग ये टेम्परेचर का है, और अलग अलग जैसे आपका उसमें मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक है सोल्डर का, जैसे इसमें देखोगे आपका इधर सॉल्यूशन हो गया, ये टेम्परेचर का दिखा रखा है, ये आपका टेम्परेचर है 350 डिग्री तक। इस साइड देखोगे तो ये आपका लेड का है, ये आपका टीन का है ना, एक आपका टीन का है, एक आपका लेड का है, परसेंटेज दिखा रखा है। तो यहाँ पे देखोगे ये आपका 63-37 यहाँ पे मिल रहा है। इसका देखोगे यहाँ पे जैसे ये वाला जैसे 20-30 का शोल्डर दिखा रखा है ना, तो इसमें हम देखोगे
80-20 का लगाओगे तो आपका टेम्परेचर यहाँ तक जाएगा, तब जाके वो सेट होगा। तो अभी हमने सॉफ्ट सोल्डर कर लिया है, तो ये आपका 63-37 है, यूटेक्टिक एलॉय में है। तो यहाँ पे जाके ये प्लास्टिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर वहाँ जहाँ पे लगाना है, ये उससे ऊपर जाओगे तो ये पूरा लिक्विड हो जाएगा। वो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता जाएगा और लिक्विड बन जाएगा। मेटल मेल्ट होने के उसकी एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आपका एलुमिनियम ले लो, तो एलुमिनियम का 660 डिग्री के बाद उसको गर्म करोगे तो बिल्कुल वो पानी की तरह हो जाएगा। जैसे आप बर्फ़ जो होता है उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही करो वो आपका गर्म होना लगेगा। मतलब 0 डिग्री से आप जैसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री करने लगोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है। 10-20 डिग्री करते 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 वो क्या होगा, बर्फ़ में नहीं रहेगा, वो आ जाएगा। आगे बढ़ाते जाओ वो बिल्कुल बर्फ़ रहेगा ही नहीं। अब वही चीज़ को आप 0 डिग्री से 0 डिग्री लेके आ जाओ तो वो फिर से बर्फ़ बन जाएगा। तो वही चीज़ इसमें है आपका 180 डिग्री का, 183 डिग्री का ये है, प्लास्टिक फॉर्म आ जाता है। ये 233 डिग्री है और ये 327 डिग्री है। तो यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। हर एक अलग अलग सोल्डर का जो परसेंटेज होगा 60-40 में होगा, तो इस तरह का होगा। 50-50 होगा तो यहाँ पे जाकर आपका जुड़ेगा। 60-40 का होगा, उसमें आपका इधर जाएगा। सो अलग अलग फॉर्म दे रखे हैं उसमें। ये आपका डायग्राम है जो मेल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब टीन और सोल्डर का। जिससे देखो जितने अलग अलग टाइप के हमने देखे थे, सॉफ्ट सोल्डर, जनरल सोल्डर, कॉमन सोल्डर, उसमें से आपका देखोगे ये 63-37 का सॉफ्ट सोल्डर हो गया, फिर कॉमन सोल्डर हो गया 50-50, ऐसे करके 90-10 का, 80-20 का, 60-40 का, 70-30 का, 80-20 का है, 90-10 का है, इस तरह से है। सो ये आपका है जिसमें सबसे कम गलनांक जो है ये आपका सॉफ्ट सोल्डर में 183 का है, जहाँ पर मेल्ट होकर फिर आप पिघाल के वो चीज़ें सोल्डरिंग बनाने का काम कर सकते हो। सो ये चीज़ फिगर है, आप देख सकते हो खुद से भी। आप इसके टेक्निक जो होते हैं, तकनीक को देखते हैं तो इसमें क्या सोल्डरिंग करने के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें आपका सही संयुक्त डिज़ाइन होना चाहिए। जो डिज़ाइन होना चाहिए वो सही तरीके का होना चाहिए। संयुक्त की तैयारी मतलब जोड़ने की तैयारी होनी चाहिए। मिलाप का चयन सही होना चाहिए आपका। और टाँका लगाने वाले लोहे का चयन और तैयारी, मतलब जहाँ पे आपको टाँका लगाना है उस चीज़ की चयन और तैयारी। साथ ही आपका कॉपर बीट जो है उसकी हीटिंग, सोल्डरिंग बीट मैनिपुलेशन होना चाहिए। उसके बाद क्या है, सोल्डरिंग के बाद सफाई करने का होना चाहिए। और उसके साथ ही आपको सीम का निरीक्षण, जहाँ पे आपको सोल्डरिंग करना है उसका निरीक्षण। सो इसमें जैसे देखते हैं फिगर 3 में हमारा दिया हुआ है, ये फिगर 3 जो है या एटीट्यूड दिखा रहा है बीट का। सो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो सोल्डरिंग बीट क्या है, बीट का जो एटीट्यूड होता है, सोल्डरिंग आयरन बीट को ऐसी स्थिति में रखा जाना चाहिए जिससे पर्याप्त गर्मी और सोल्डर जोड़ को जो होता है जोड़ में प्रवाहित हो सके। बीट के काम करने वाले चेहरे संयुक्त सतह के बीच को कोण को सोल्डर की जेब में से भरा जाना चाहिए। इसमें क्या है, जैसे बीट में काम करने वाले चेहरे और मतलब इसका फेस जो है और इसका फेस है, उसके बीच के जो कोण है, मतलब यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ कोण बच रहा है तो उसको क्या होता है अच्छी तरह से भरा जाना चाहिए। सोल्डर के द्वारा उसको भरा जाना चाहिए, जिससे क्या होता है इस कोण की जो कोई भी भिन्नता गर्मी या मिलाप की मात्रा को नियंत्रित करेगी, जो कि लेफ्ट सतहों पर स्थानांतरित हो जाती है। ये देखोगे एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है तो ये लेफ्ट सतह है, तो आपका आसानी से फिर वो स्थानांतरित मतलब बैठ जाती है, वहाँ पे वो स्थान ले लेती है, जगह घेर लेती है। तो पिघला हुआ मिलाप और संयुक्त उद्घाटन के बीच संपर्क मिलाप के जोड़ को प्रवेश के लिए आवश्यक है, जैसा कि दिखाया गया है। तो ये फिगर 3 में देखोगे, ये आपका ये बिट है, ये आपका प्लेट है जहाँ पे सोल्डरिंग करनी है। ये पॉकेट हो गया, सोल्डरिंग पॉकेट हो गया। और ये जहाँ पे ज्वाइनिंग कर रहा है, एक टाँका इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। इसमें देखोगे तो ये आपका सोल्डरिंग पॉकेट हो गया। नीचे की ओर जो होता है वो पॉकेट होता है ना। इसके हाई एंगल टेकिंग हो गया। फिर ये आपका जैसे जॉब कॉन्टेक्ट एरिया स्मॉल हो गया, यहाँ पे स्मॉल कॉन्टेक्ट एरिया है, यहाँ पे बड़ा कॉन्टेक्ट एरिया है। और इसमें लो एंगल ऑफ डायरेक्शन जो है आपका सोल्डरिंग डायरेक्ट है। इसमें देखते हैं जॉइंट क्लीनिंग का है, जॉइंट ओपनिंग कवरिंग है। और शोल्डर पॉकेट जो है निचला हिस्सा है उसको आप सोल्डरिंग पॉकेट कहते हैं। और यहाँ पे जो है पेनिट्रेशन वाला सीन आएगा, जो आपका लैब जो बनता है उसमें। तो ये चीज़ है जैसा फिगर 4 में दिया गया। फिगर 4 को देखते हैं तो बिना मूवमेंट का पैटर्न जमा किए सोल्डर को सफल हीटिंग को सुनिश्चित करता है, जब संयुक्त उद्घाटन को कवर करने वाला बीट का बिंदु लेप के माध्यम से प्रवेश करता है, जैसा कि फिगर 4 में दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, बिना मूवमेंट का पैटर्न में देखोगे ये सारे सीम ओपनिंग हो रहा है, मूवमेंट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मूवमेंट है। शोल्डर को जो है ये आपको सोल्डरिंग का जैसे शोल्डर में क्या होता है ना, उसमें एक वायर यूज़ करा जाता है, तो ये वायर है, सोल्डरिंग वायर है। और ये आयरन हो गया, जिससे हम क्या करते हैं उसको हीट करते हैं, बीट को हीट करते हैं। उससे क्या होता है उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वायर का वो बहुत ही कम होता है। जैसे सॉफ्ट शोल्डर में 183 डिग्री है टू 327 डिग्री तक होता है ना। तो वहाँ तक आपका ये जितने भी टाइप के शोल्डर बनते हैं सॉफ्ट शोल्डर में, वो सारे के सारे 183 डिग्री से 327 डिग्री तक के बीच में
60-40 हो गया या 63-37 हो गया, 70-30 हो गया, सारे वो यहाँ तक है। सबकी अलग फिर मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखा गया है। बिना मूवमेंट का पैटर्न, ये बिना मूवमेंट किए हुए पैटर्न जमा किए गए शोल्डर में सफल हीटिंग को सुनिश्चित करता है। जो हीटिंग है उसको सफल हीटिंग जो है उसको सुनिश्चित करता है। जब संयुक्त उद्घाटन को कवर करने वाला बिट का बिंदु लैब के माध्यम से प्रवेश करता है, जैसा कि फिगर 4 में दिखाया गया है। अब जैसे क्या है जब संयुक्त उद्घाटन होता है, मतलब दोनों को जोड़ के कवर करने वाला बिट का बिंदु लैब के माध्यम से, उसके तब फिर ये प्रवेश करता है यहाँ पे। आप पेंट ख़त्म करने के लिए एक साफ़ सुथरी सतहों को, जिसे पेंट ख़त्म करना है वहाँ पे साफ़ सुथरी सतहों को रखने के लिए फ्लक्स अवशेष और दागों को सीवन से हटा दें। वहाँ जो फ्लक्स मतलब जो गंदगी है उसको क्या होता है, फ्लक्स अवशेष जो बचे हुए हैं उसको बाद में सीवन से हटा देना चाहिए। अगला जो है, अब इसी में सीम का निरीक्षण, सो इंस्पेक्शन ऑफ द सीम। जब टाका लगा देते हैं, टाका लगाने के बाद सीम का निम्नलिखित मतलब उसको चेक भी करना होता है। तो उसकी अलग अलग विशेषताएं होती है, जिसमें से आपका शोल्डर लेफ्ट सतहों में घुस गया है, शोल्डर लेफ्ट जो है वो सतहों में घुस गया है, तो उसको सफाई करना है। मिलाप के एक साफ चिकने पट्टिका के साथ संयुक्त अंतर को सील कर दिया जाता है। अब जो मिलाप हो गया, जहाँ पे शोल्डर लग गया, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, सफाई करने के बाद उसको मापी है, उसके बीच जो संयुक्त अंतर होता है उसको सील कर दिया जाता है। और सीम की जो ऊपरी सतह होती है उसको चिकनी शोल्डर की जो पतली कटिंग होनी चाहिए, जिसमें समान चौड़ाई के साथ एक शोल्डर का मार्जिन होना चाहिए। तो सीम की ऊपरी सतह जो होना चाहिए वो चिकनी, या शोल्डर की जो पतली कोटिंग होनी चाहिए, साथ में उसमें जो होता है शोल्डर की जो पतली कोटिंग होना चाहिए, जिससे क्या होता है समान चौड़ाई के साथ शोल्डर मार्जिन हो। साथ ही जो मिलाप के दोष को ठीक करने के दृश्य निरीक्षण अच्छा होना चाहिए। अब जो मिलाप करेंगे उसका दृश्य का जो निरीक्षण होना चाहिए, मतलब आपका निरीक्षण जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा है। हालांकि हवा या पानी के जो तंग सीम के लिए भौतिक परीक्षण अक्सर निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो हवा पानी के जो उसके कारण क्या होता है, डिफेक्ट्स आते हैं, इसलिए क्या होता है फिजिकल जो है इंस्पेक्शन उसमें मतलब खुद से देखना जाके बहुत ही ज़रूरी होता है। परिणामों द्वारा पता लगाए गए लीक को टाँका लगाने वाले सीम में दोषपूर्ण क्षेत्र की पुनः सफाई, पुनः फ्लक्सिंग और पुनः सोल्डरिंग। अब जहाँ जहाँ आपको दिखा कि यहाँ पे कुछ डैमेज है, कुछ ख़राब है, वो चीज़ें ठीक से नहीं लगी है, तो उस केस में वहाँ करोगे क्या, जहाँ पे दोषपूर्ण जगह वो मिलता है उस क्षेत्र में क्या करना है, फिर से आपको सफाई करनी है, फिर से आपको फ्लक्स लगाना है, उसके बाद फिर से उसमें सोल्डरिंग करना है। अगला जो है प्रोसेस ऑफ सॉफ्ट सोल्डरिंग एंड हार्ड सोल्डरिंग। प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग में हार्ड सोल्डरिंग, सॉफ्ट सोल्डरिंग का है। सो इसमें देखते हैं टाका लगाने की विधि जो होती है, सोल्डरिंग मेथड। तो धातु की जो चादरें होती है उसको मिलाने का जो होता है विभिन्न विधियाँ होती है, जिसमें से सोल्डरिंग जो होता है एक उसमें से एक है, जो मतलब मेटल को जोड़ने के लिए जो मेथड उपयोग किया जाता है, विधि जो उपयोग किया जाता है, उसमें से सोल्डरिंग जो है एक है। सोल्डरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, धातु सामग्री को एक अन्य तरल धातु सोल्डर की मदद से जोड़ा जाता है। तो क्या सोल्डरिंग प्रक्रिया में क्या होता है कि एक जो धातु होती है दूसरे धातु से जोड़ा जाता है, तो उसमें एक जो होता है तो दूसरे धातु का एक और मतलब यूज किया जाता है, जो अन्य तरल धातु का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या होता है, वही आपका सोल्डर होता है, और उसकी मदद से जोड़ा जाता है। जो मिलाप का जो गलनांक शामिल होने वाली सामग्री की तुलना में कम होता है। अब जो हमें मेटल सीट को जोड़ना है, उससे मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा, जो सोल्डर लगाया जाएगा उस पर एक्स्ट्रा। जैसे ये कि हमारा मेटल हो गया, ये दूसरा मेटल हो गया, ये दो मेटल पीस हो गए, इसमें हम इसको जब जोड़ेंगे दोनों को, तो यहाँ पे एक तीसरा जो फिलर मेटल यूज़ करेंगे, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, गलनांक होगा, इन दोनों मटेरियल से इसका कम रहेगा, तभी जाके वो सोल्डर कहलाएगा। अदरवाइज फिर वो दूसरा मेथड में चला जाएगा। वही है, गर्मी और कंपन के अधीन जोड़ों पर और जहाँ अधिक ताकत की आवश्यकता होती है वहाँ सोल्डरिंग नहीं की जाती है। अब जैसे क्या होता है, गर्मी और कंपन के अधीन जोड़ों जहाँ पे अधिक ताकत की आवश्यकता होती है, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात आती है, तो ज़्यादा ताकत नहीं दे सकता है, इतना ही दे सकता है। सिंपल जैसे होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो उन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर सोल्डरिंग का। बाकी ज़्यादा ताकतवर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है, वेल्डिंग का होता है। तो उसके बारे में देखेंगे, बहुत अभी देखेंगे। इसके बाद देखेंगे सोल्डरिंग के बाद रिवेटिंग देखेंगे, वैसे कर करके देखेंगे। सोल्डरिंग का भी एक शायद एक और क्लास लगेगा। तो सोल्डरिंग को सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग के रूप में, तो सॉफ्ट सोल्डरिंग हमने देख लिया। हार्ड सोल्डरिंग, सॉफ्ट सोल्डरिंग का आपका 450 से लेस देन यदि 450 होता है तो आपका सॉफ्ट सोल्डरिंग के अंदर आता है, और मोर देन 450 आता है तो वो आपका हार्ड सोल्डरिंग, वो हार्ड सोल्डरिंग को ब्रेजिंग भी कहा जाता है समटाइम। अब यहाँ पे जैसे है आपका टीन जो होता है लेड सोल्डर का, मतलब टीन और लेड का दोनों का जो मिक्सचर होता है 63-37 का होता है, जिसमें उसका जो उपयोग करके धातुओं को मिलाने की प्रक्रिया जो होती है उसमें आपका, इसमें तो परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो टीन और लेड का आप मान लो। उसका टीन और लेड जो होता है उसका उपयोग जो मिलाने वाली प्रक्रिया में होता है, क्या है उसमें जो टेम्परेचर होता है 420 डिग्री सेल्सियस से
नीचे उसको पिघलाया जाता है। ये समटाइम आपको कुछ कुछ बुक में आपका 427 डिग्री मिलेगा। सो 420 आप मान के चलो, अकॉर्डिंग टू निम्मी के हिसाब से 420 दिया हुआ है, तो उसे क्या है, सॉफ्ट सोल्डरिंग के रूप में जाना जाता है। यही चीज़ आप देखोगे यहाँ पे 420 है, कुछ देर पहले हमने मतलब पढ़ा था 450 से जो लेस होगा, तो मतलब यहाँ फिर कह रहा है 420 से नीचे। सो ये चीज़ें आप एक चीज़ रखो, 450 से नीचे ही होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे 420 का टीन सोल्डर का जो होता है उसमें सॉफ्ट सोल्डर में उसमें मेटल मटेरियल का नहीं दिया। सो ये चीज़ है। इसमें जैसे क्या होता है, तांबे का, जस्ता का, कैडमियम का और चांदी से युक्त हार्ड सोल्डर का उपयोग करके धातुओं को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है 600 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर पिघलती है, हार्ड सोल्डरिंग कहलाती है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा। जैसे अभी हमने इससे पहले देखा था कि जो हार्ड सोल्डरिंग है, हार्ड सोल्डरिंग में 450 से मोड़ देना है। इसमें यही चीज़ आपका जब सोल्डरिंग मेथड में आ गए हैं तो यहाँ पे आपका 600 डिग्री से ऊपर जो है पिघलती है, वो हार्ड सोल्डरिंग कहलाती है। ऐसे करके तो 450 आप मान के चलो बेस, और 450 से लेस होता है तो आपका सॉफ्ट सोल्डरिंग में आता है, और हार्ड सोल्डरिंग में जाएगा तो आपका 450 से प्लस में जाएगा। वहीं जब स्टैंडर्ड एक वैल्यू पूछा जाता है उस समय आएगा आपका 183 टू 240 तक। आगे देखते हैं तो टाँकना जो है सोल्डर करना, मतलब एक कठिन टाँका लगाने की प्रक्रिया है। टाँकना जो होता है जिसका उपयोग तांबे के पीतल और अधिकांश लोह धातुओं को मिलाने के लिए किया जाता है। जो टाँकना जो मतलब सोल्डर जो होता है, मतलब कठिन टाँका लगाने की जो प्रक्रिया है उसका उपयोग तांबे, पीतल और अधिकांश लोह धातुओं को मिलाने के लिए किया जाता है। बॉन्डिंग जो होता है फिलर धातु में आमतौर पर तांबा, जस्ता, मिश्र धातु होते हैं। अब जहाँ पे बॉन्डिंग फिलर होता है उसमें आपका तांबा और जस्ता का जो होता है मिश्र धातु होता है। आगे आपका सिल्वर ब्रेजिंग या सिल्वर सोल्डरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग स्टील, कॉपर, कांच, पीतल और कीमती वस्तु जैसे सोने और चांदी को मिलाने के लिए किया जाता है। सिल्वर ब्रेजिंग एक सोल्डरिंग का मेथड है जिसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है कि जो मतलब जो धातु का इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर ब्रेजिंग कह लो या सिल्वर सोल्डरिंग कह लो, इसका उपयोग जो होता है स्टील हो गया, कॉपर हो गया, कांस्य हो गया, पीतल हो गया, और जो भी मतलब जो कॉस्टली होती हैं, मतलब जैसे चांदी हो गया, मतलब आपका जो कीमती धातुएं होती है जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इनमें इसका यूज किया जाता है सिल्वर ब्रेजिंग या सिल्वर सोल्डरिंग का। बॉन्डिंग फिलर धातु में क्या होता है, चांदी, तांबा और टीन, जस्ता, ये सारे मिश्र धातु होते हैं। सो बॉन्डिंग फिलर में जो होता है, जो मिश्र धातु होते हैं आपका चांदी का, तांबा, जस्ता, टीन, ये सारे मिश्र धातु होते हैं। अब इसमें देखते हैं फैक्टर्स, मतलब सोल्डरिंग करते समय जो विचार किए जाने वाला कारक है, फैक्टर कंसीडर्ड वाइल सोल्डरिंग। जब आप सोल्डरिंग कर रहे हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में देखेंगे। सो सोल्डरिंग सिंपल है, दो धातुओं को जोड़ने के लिए उसके साथ जो फिलर मेटल का ये मतलब तीसरी जो हो जाती है वो फिलर मेटल का इस्तेमाल करके, जिससे उसका जो गलनांक होता है वो कम होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपका बेसिक सोल्डरिंग होता है कि दो धातु को जोड़ने के लिए एक तीसरा फिलर मेटल यूज़ किया जाता है और उसको जोड़ा जाता है, जिसका गलनांक जो होता है उससे कम होता है। जो फिलर मेटल होता है उसका गलनांक, जो बेस मेटल होता है जिस मेटल को हमको जोड़ना है, उससे कम होता है उसका गलनांक। अब क्या क्या मुझे ध्यान रखना है उन बातों को थोड़ा देखते हैं। टाँका लगाने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें आपका धातु साफ होनी चाहिए। आपको जहाँ पे भी सोल्डरिंग करना है तो वहाँ पे उस धातु क्लियर साफ होनी चाहिए और सही सोल्डरिंग डिवाइस का उपयोग किया जाना चाहिए। जहाँ पे जिस तरह का डिवाइस का ज़रूरत है उस सोल्डरिंग का उपयोग करना चाहिए और अच्छी स्थिति में होना चाहिए। साथ ही सही सोल्डर और फ्लक्स या सोल्डरिंग एजेंट को जो है चुना जाना चाहिए। अब सही सोल्डर, जहाँ पे आपको सोल्डर जिसका लगाना है उसका फ्लक्स और सोल्डरिंग एजेंट जो होता है सही चुना जाना चाहिए। और चौथा जैसे है, उचित मात्रा में गर्मी लागू की जानी चाहिए। अब जितना गर्मी हमको रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है उतना देना चाहिए। यदि आप इन स्थितियों को मोड़ते हैं तो आपको एक अच्छा सोल्डर जोड़ मिल सकता है। अब इस केस में ये उनके लिए भी है बहुत इंपॉर्टेंट, जो काम करते हैं कहीं पे या फिर कभी जो करंट में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। एक सौ अच्छा सोल्डर जो बनता है वो आपका, जब ये चीज़ें धातु साफ होगी, डिवाइस का सही चयन करोगे, सोल्डर, फ्लक्स, सोल्डरिंग जो होता है, एजेंट हो गया, इनका सही चयन करते हैं तो आपका जो है बहुत ही अच्छा सोल्डर जुड़ेगा। अब इसमें क्या है, ये तो हमारा हो गया कि चलो जोड़ मिल गया, तो चीज़ें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में देख लिया। साफ होना चाहिए, सही डिवाइस का उपयोग करना चाहिए, फ्लक्स, एजेंट, सोल्डर, ये सारे सही चुना जाना चाहिए और उचित मात्रा में उसको, क्योंकि ये बिल्ट की सोल्डरिंग बिट जो होती है ना, उसके द्वारा सोल्डरिंग आयरन जो होता है उसमें आपका कॉपर बिट लगा होता है, उससे हीट करके उन चीज़ों को लगाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से करनी होगी, जिससे आपको जाके फाइनल बहुत ही बढ़िया आपका सोल्डर तैयार होगा। आगे आपका सफाई का, सोल्डर कभी भी गंदी, तेल या ऑक्साइड लेपित सतह पर नहीं टिकेगा। जैसे क्या होता है, कहीं भी हम सोल्डर लगाते हैं ना, तो आपको कहीं पर सोल्डर लगा देते हो ना, तो ये कभी भी नहीं टिकेगा। जहाँ गंदा होगा, तेल होगा या ऑक्साइड लेपित सतह पर
ये कभी भी नहीं टिकता है, वो निकल जाएगा वहाँ से। तो उस केस में हम क्या करें, शुरुआती लेग अक्सर इन साधारण बिंदु को मतलब जो भी स्टार्टिंग में होते हैं तो वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब बिना देख कहते हैं चलो ना यार वो निकल हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाता है तो चलो। सो इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करते हुए, धातु गंदी है तो उसको क्या करना है, पहले सफाई कर लेना है। उसके बाद क्या है, एनिल सीट है, एक एनिल सीट है जो ऑक्साइड को आप घर्षक के साथ हटा दे और इसे साफ़ कर दे, ताकि वो मतलब सतह जो है बहुत ही बढ़िया चमकीला हो जाए। उसके बाद फिर एक चमकीली धातु जैसे कि तांबा हो गया को भले ही आप इसे देख ना सकें, इसके साथ लेपित किया जा सकता है और इस ऑक्साइड को किसी भी महीन घर्षण से हटाया जा सकता है। तो पहले तो हमने साफ़ सफाई करनी है, फिर उसके बाद आप ऐसा नहीं मतलब जहाँ ऑयल गिरा हो या फिर गंदा हो या ऑक्साइड पहले से ही हुआ हो तो वहाँ पे लगा दे, तो वहाँ पे कभी भी क्या सोल्डर टिकता नहीं है। तो इसलिए उन चीज़ों को सफाई करके थोड़ा सा समय लें, सफाई करें उसका सही तरीके से और उसको फिर क्लीन करने के बाद ही उसमें सोल्डर करना चाहिए। जिससे क्या होता है, यदि ऑक्साइड को किसी भी महीन घर्षण से हटाया जा सकता है। अब जब बाद में जो साफ़ करने के बाद क्या होता है, चमकीले धातु जैसे कि तांबा हो गया, भले ही आप इसे ना देख सकें, उसको देख ना सकें, लेकिन इसके साथ लेपित किया जा सकता है और इस ऑक्साइड को मतलब जो ऑक्साइड वहाँ पे है किसी भी मतलब महीन घर्षण से साथ हटाया जा सकता है। आगे आपका सक्सेसफुल सोल्डरिंग जो होता है वो कैसे होता है, तो सफल सोल्डरिंग के लिए संकेत क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो हिंट्स ऑफ सक्सेसफुल सोल्डरिंग, तो इससे आपको क्या क्या करना है, उन चीज़ों को सोल्डरिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है उनके बारे में भी है। तो आँखों को संभावित चोट से बचने के लिए आपको हमेशा सुरक्षा चश्मा पहनना चाहिए। तो आँख के लिए हमेशा गॉगल्स पहनना चाहिए, जिससे सोल्डरिंग जो आती है उससे जैसे गैसेस निकलते हैं। मास्क भी ज़रूरी होगा, उससे कुछ स्पार्किंग होती है तो वो आपको आँख में ना आए, उसके लिए चश्मा पहनना ज़रूरी है। वहीं अगला जो है, सीट मेटल को एक फाइल, वायर ब्रश, स्टील बुल स्ट्रिप या एमरी कपड़े से साफ़ करना चाहिए। अब सीट मेटल को क्लीन करना है ना, तो उसको आपका फाइल हो गया, वायर ब्रश हो गया, स्टील वूल हो गया या फिर एमरी कपड़े होते हैं उससे आपको साफ़ करना चाहिए। उसके बाद फिर उस पर साफ़ करके फिर बाद में कपड़े से मतलब इन चीज़ों से आप सफाई कर सकते हो, बाद में सोल्डरिंग का काम कर सकते हो। उसके बाद है, सुनिश्चित करें कि टाँका लगाने वाला टुकड़ा एक मजबूत जोड़ के लिए एक साथ फिट हो। आप जैसे जब भी आप कहीं पर लगाते हैं, ये नहीं आप जहाँ तहाँ ठोक रहे हो, जहाँ उसका रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ से आपको मजबूती प्रदान हो जाएगी वहाँ पे ही इसका उपयोग करें और साथ में फिट हो जाएगा एक साथ। तो उसके लिए पहले देख लो, उन चीज़ों को याद कर ले। अगला जो है आपका, सोल्डरिंग फ्लक्स को केवल उन सतहों पर एक झाड़ू या ब्रश द्वारा लागू किया जाना चाहिए। मतलब झाड़ू या ब्रश के द्वारा जिन सतहों पे आपको सोल्डरिंग करना है और जहाँ पे आपको सोल्डर पिघलाया जाना है वहाँ पे इसके द्वारा सफाई किया जाना चाहिए, जिन पर पिघला हुआ सोल्डर लगाया जाना है। तो झाड़ू या वायर ब्रश या कपड़े का भी है, उससे भी आप साफ़ कर सकते हो। और ये चीज़ें जैसे यहाँ स्टील वूल स्ट्रिप हो गई, एमरी कपड़े हो गए, ऐसा नहीं आपको ऐसा भी कॉटन ग्लव्स यूज कर रहे हो, एमरी कपड़े ही होने चाहिए जो वहाँ पे बैठे रहे। आपके अगला जो है आपके उनके आंदोलन को रोकने के लिए टुकड़ों की जो मजबूती से मिलाप करने के लिए पकड़ें आप। जैसे जो आंदोलनों का मतलब अपोज करेगा उस चीज़ों को मजबूती से पकड़ने के लिए क्या है, मिलाप करें। अगला जो है आपका, टाका जो लगाने वाले लोहे को एक साथ हाथ में पकड़े, एक हाथ में पकड़े जो जहाँ पर टाका लगाना है उस लोहे के एक हाथ में पकड़े और जो इसके सबसे चौड़े टीन वाले चेहरे को टाका लगाने वाले सतह के खिलाफ सपाट रखें। जो दूसरा टाका जहाँ पे है उसको जो सबसे चौड़ा है उसके नीचे रखें, जिससे क्या होगा उसको सपोर्ट मिलेगा। और जहाँ पे लगाने का है आपका टाका लगाने वाला जो है सतह, उसको हाथ से पकड़े ताकि आसानी से आप लगा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, जब टाका लगाने वाले लोहे को गलत तरीके से रखा जाता है तो टाका लगाने वाले लोहे का जो बिंदु होता है टाका लगाने वाले क्षेत्र केवल एक हिस्से को छूता है। अब इसमें क्या है कि आपका यदि गलत तरीके से लगाते हैं तो उस केस में जो बिंदु टाका लगाने का जगह है ना, उस जगह को ना छूकर दूसरे हिस्से को छूता है, जिससे क्या होता है इसको जो दूसरे जगह चला जाता है इसको बोलते हैं स्कीमिंग कहा जाता है। इस जोड़ को स्कीमिंग कहा जाता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक मतलब कमज़ोर आपका जोड़ बनता है जो बहुत जल्दी फेल हो जाएगा। आगे आपका वायर सोल्डर को लोहे के किनारे, मतलब वायर सोल्डर जो होता है उसको लोहे के किनारे और नीचे और काम के सबसे नज़दीक लगाएं। अब जहाँ पे सबसे नज़दीक होता है जो वायर सोल्डर होता है उसके नीचे काम के सबसे वायर सोल्डर को मतलब लोहे के किनारे के नीचे, मतलब वायर सोल्डर जहाँ पे भी कर रहे हो तो लोहे का जो किनारा है उसके बिल्कुल सबसे नज़दीक लगाएं और टाका लगाने वाले लोहे को धीरे धीरे काम के साथ लाएं। अब जहाँ पर टाका लगाना है उसको धीरे धीरे काम के साथ लाएं, मतलब धीरे धीरे लाएं और सुनिश्चित करें कि मिलाप पिघलता है। अब जो लगा रहे हो उस पर वो पिघल रहा है।
फैलता है और ठीक से प्रवेश करता है। तो जहाँ पे आप जॉइंट कर रहे हो तो आप शोल्डर को ये देखोगे कि वहाँ पे पिघल रहा है सही के तरीके से फैल रहा है, और जहाँ पे उसको बैठने का है फिलर मतलब डालने का है वो चीज़ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, उसमें पिघल के जा रहा है कि नहीं। अगला जो है आपका टाका लगाने वाले लोहे को फिर से गर्म किए बिना या दूसरे लोहे में बदले बिना जितना संभव हो उतना मिलाप। अब टाका लगाने वाले जो है अगला जो है आपका टाका लगाने वाले लोहे को फिर से गर्म किए बिना, उसको जहाँ पे टाका लगना है उसको बिना गर्म किए उसमें क्या करना है, या फिर दूसरे लोहे में बदले बिना संभव को मिलाना उतना, मतलब जितना संभव हो उतना मिलाओ। अब जितना ज़रूरत होता है जितना हो सकता है उतना ही करें, ये नहीं कि एक्स्ट्रा आप उसमें डाल दें, उससे आपको सही जोड़ नहीं मिलेगी। अगला जो है केवल मिलाप को पिघलाने में सक्षम तापमान पर्याप्त नहीं है। अब जैसे केवल क्या होता है, मिलाप वही आपका जो जोड़ रहे हो शीट मेटल को, पिघलाने में सक्षम तापमान पर्याप्त नहीं है। अब सक्षम तापमान पर्याप्त यदि नहीं है तो टाका लगाने वाले लोहे द्वारा टाका लगाने वाले तापमान को जल्दी से धातुओं के तापमान को पिघलने के तापमान तक बढ़ाने के लिए गर्मी को टाका लगाने और लोहे पर द्वारा प्रसारित किया जाना चाहिए। अब इसमें क्या बनता है कि जब आप टाका लगाते हो तो उस टाइम क्या होता है, पर्याप्त मतलब टेम्परेचर यदि नहीं, तापमान नहीं मिलता है तो उस केस में वो पिघलेगा नहीं, और जहाँ पे लगाना है वहाँ पे वो बैठेगा नहीं। तो उस केस में क्या करेंगे हम, तो उन चीज़ों का तापमान को जल्दी से, मतलब जो धातु के तापमान के मिलाप के जैसे वहाँ पे गर्मी से टाका लग सकता है तो उतना हमको उस पर डालना है, उसको गर्म करना है, फिर वही आपका है लोहे द्वारा प्रेसित किया जाना चाहिए। उससे लगा के फिर बाद में उसको प्रेस कर दो, वो बढ़िया बैठ जाएगा। जैसे ही ठंडा हो जाएगा वो फिर चिपक जाएगा, मतलब जॉइंट बन जाएगा। सोल्डरिंग में यह कदम है, कि शुरुआती अक्सर समझने में याद रखने में असफल होते हैं। अब जैसे जो भी सोल्डरिंग करते हैं 3 चीज़ों को क्या स्टार्टिंग टाइम में मतलब भूल जाते हैं, याद रखने में क्या होते हैं, असफल होते हैं। तो धीरे धीरे वो चीज़ें हैबिट बनती है तो वो चीज़ें सही होती जाती है। एक टाका लगाने वाला लोहा जो बहुत छोटा होता है अक्सर कठिनाई का कारण बनता है। जो एक टाका लगाने वाला लोहा जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जहाँ पे टाका लगाते हैं वो बहुत छोटा होता है, तो अक्सर मतलब लगाने का कारण क्या होता है, जब लगाते हैं उस टाइम में ये कठिनाई का जो होता है वो कारण बनता है। अगला जो है आपका सेल अमोनिक ब्लॉक से कोई भी धुआं ना लें क्योंकि यह जहरीली गैस और ख़तरनाक है। तो सेल अमोनिक ब्लॉक होता है जिसमें आपका फ्लक्स जलने के बाद निकलता है, तो उससे जो धुआं आता है वो क्या होता है, पॉइजनस होता है। आपका देखोगे जो सोल्डर तैयार होता है और लेड उसमें रहता है, सोल्डर जो होता है लेड उसमें मिक्स किया रहता है, तो उस चीज़ से क्या होता है, लेड रहता है, टीन रहता है, तो वो लेड जो होता है आपका मतलब जहरीला होता है, तो उससे आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। उसके लिए कह रहा है कि जब भी आप उस चीज़ों का धुआं जो निकलता है तो वो ख़तरनाक होता है। इस चीज़ को आप अवॉइड कैसे करें, तो मास्क लगा के या उसके लिए अलग से उसका एक डक्ट बना सकते हैं, एग्जॉस्ट डक्ट। ऐसे उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, लेकिन जहाँ मास प्रोडक्शन होता है वहाँ पे ये चीज़ें होती है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, अच्छा आगे थोड़ा सा देखते हैं। आगे जो है आपका स्वेटिंग ऑफ सोल्डरिंग जॉइंट, इसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद एग्जाम में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से लेके उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। बाकी आगे आपका जो सोल्डरिंग जॉइंट जो डिफरेंट टाइप के बनेंगे उसको पढ़ेंगे। तो स्वेटिंग ऑफ सोल्डर जो होता है, स्वेटिंग ऑफ स्वीट सोल्डरिंग में, इसमें क्या होता है कि स्वेटिंग या स्वेट सोल्डरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक सतहों के एक के ऊपर एक सोल्डर किया जाता है, बिना सोल्डर को असेंबली के बाद देखा जा सकता है। अब जैसे इसमें स्वेटिंग और स्वेट सोल्डरिंग जो होता है, मतलब ये सोल्डरिंग का एक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक जो है सतह को एक के ऊपर, मतलब जैसे एक के ऊपर जैसे लैप लगता है ना, तो ऐसे करके सोल्डर किया जाता है, जो बिना सोल्डर को असेंबली के बाद देखा जा सकता है, मतलब बिना सोल्डर के बाद असेंबली को आसानी से देखा जा सकता है। वहीं स्वेटिंग में क्या है, स्वेटिंग में शामिल होने वाली धातु की जो सतहें होती है उनको पहले टीन किया जाता है, जहाँ पे स्वेटिंग करना है, फिर दूसरे के ऊपर रखा जाता है, फिर उसके ऊपर रखा जाता है और एक साथ गर्म किया जाता है। दोनों को गर्म किया जाता है और गर्म करते समय मिलाप पिघलता है। अब जो आपका मिलाप है वो मेल्ट होकर मतलब पिघलता है और अति व्यापी सतहों में शामिल होने के लिए बहता है। अब जहाँ पर उसको लगना है, जैसे ये एक मेटल हो गया, ये एक दूसरा मेटल नीचे से हो गया, तो यहाँ पे जहाँ जितना बैठ गया, जो खाली स्थान रह गया वहाँ पे आपका वो मेल्ट होगा, तो फिर वो जाके वो घुस जाएगा अंदर और फिल कर देगा। पसीने की प्रक्रिया जो होती है शरीर को, जैसे शरीर की मरम्मत के कामों में लागू करता है। जैसे हमारा पसीना आता है, स्वेटिंग आता है, बॉडी से जो आता है, तो वो क्या होता है, जो बॉडी होती है उनको इनहेल करती है। तो मरम्मत करने का जो होता है, मरम्मत करने का काम करता है, जिसमें क्षतिग्रस्त सतह को पैच नामक धातु के एक टुकड़े के साथ मिलाया जाता है। जैसे इसमें क्षतिग्रस्त जो सतह है उसको पैच नामक धातु के साथ टुकड़े के साथ मिलाया जाता है। और यह प्रक्रिया जो होती है पानी की टंकियों और ईंधन टैंकों के रिसाव को
सुधारने में लागू होती है। अच्छा, इन चीज़ों का जो उपयोग होता है, जैसे हमारे बॉडी में होता है ना, इनहेल होते हैं, मतलब ये आपका आप कह लो जैसे पसीने आते हैं तो कैसे होता है, बीच बीच में छिद्र होता है, तो यही क्षतिग्रस्त जो सतह होता है वहाँ पे इन टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पैच पैच मतलब आपका हो गया, जैसे स्क्रू होता है ना, तो ऐसे पैच नामक धातु के एक टुकड़े के साथ मिलाया जाता है। और यह प्रक्रिया जो यहाँ पे पानी की टंकियों और ईंधन टैंकों का रिसाव जो होता है, मतलब आपका लीकेज जो होता है, उसको ठीक करने के लिए उसको उपयोग किया जाता है। मतलब आपका स्वेटिंग हो गया और स्वेट सोल्डरिंग हो गया। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, उसमें आपका ये 4 पॉइंट हो गए हैं। धातु साफ़ होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, सही सोल्डरिंग डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। मतलब इसमें आपके सवाल बनेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए जब हम टाँका लगा रहे हैं, उन चीज़ों के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो धातु साफ़ होनी चाहिए, सही सोल्डरिंग डिवाइस का उसका चयन होना चाहिए, आपका सोल्डरिंग फ्लक्स, सोल्डरिंग एजेंट, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए और उचित मात्रा में उसमें टेम्परेचर होना चाहिए। अब उसमें एक और है आपका जो सॉफ्ट सोल्डरिंग होता है, ये जैसे इसमें 420 डिग्री से कम होता है सॉफ्ट सोल्डरिंग, और हार्ड सोल्डरिंग जो होता है 600 डिग्री से ऊपर पिघलती है। यही चीज़ जब देखते हैं हम जो आपका इसमें आपका जो सॉफ्ट सोल्डर पिघालने की जो विशेषता होती है उसमें देखते हैं, तो आपका टीन लेड का जो सोल्डर होता है जिसको यूटेक्टिक बोलते हैं, यूटेक्टिक मिश्र धातु जो होता है, यूटेक्टिक का जो होता है परसेंटेज होता है वो पूछा जाता है। तो टीन होता है 63% और 37% जो होता है लेड होता है, मतलब 63-37 करके। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका होता है 183 डिग्री सेल्सियस से लेकर 183 डिग्री सेल्सियस, मतलब 180 डिग्री के नियरेस्ट मान लो जब आपका 63-37 और यूटेक्टिक मिश्र धातु जब होता है उस केस में। बाकी ये इसमें इस फिगर से सवाल बनते हैं, इस फिगर से सवाल बनते हैं, फ़ोटो में दिया हुआ है, इससे पूछा जाएगा ये क्या है, सोल्डरिंग वेट है, टीन प्लेट है, सोल्डर लिक्विड हो गया, प्लास्टिक हो गया। और चीज़ें जो है आपका जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे ये टेबल आपको याद कर लेना है। टेबल जो है टेबल में दर्शाता है उसके बारे। ये आपका जो कार्बनिक ऑर्गेनिक फ्लक्स हो गया, ऑर्गेनिक फ्लक्स में आपका जो होता है 2 तरह का रेजिन होता है, टेलो होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, जैसे तांबा, टीन, कॉपर, कैडमियम हो गया, निकल, चांदी हो गया। HCl का जैसे इनऑर्गेनिक अकार्बनिक प्रवाह होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक होता है, जिंक होता है, उसके बाद आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। सिलेक्शन ऑफ जो फ्लक्स होता है उस पर कैसे करते हैं उसके बारे हो गया, है ना। सोल्डरिंग फ्लक्स हो गया। और ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टेबल 1 जो है आपका सोल्डर के प्रकार, और ये टीन और लेड का जो परसेंटेज है, एप्लीकेशन का जरूरी नहीं है लेकिन ये परसेंटेज पूछा जाता है। जो कॉमन सोल्डर होता है 50-50 का होता है, फाइन सोल्डर आपका 60-40 होता है, टीन होता है 60%, लेड जो होता है सीसा जो होता है 40%, फाइन सोल्डर हो गया 70-30 का, इसका उपयोग पूछेगा। और ये आपका यूटेक्टिक का होता है 63-37। सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है ये यूटेक्टिक मिश्र धातु जो होता है इसके बारे में पूछा जाता है। और ये आपका कॉमन सोल्डर जो होता है 50-50 और फाइन सोल्डर, मतलब 3 चीज़ें आपको बहुत ही मस्ट है, ये याद करने ही करने हैं। सो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और अगले एक और वीडियो बनेगा जो आपका सोल्डरिंग से रहेगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी इस तरह का अपडेट आती है, इवन गवर्नमेंट जॉब की आती है, तो वो आपको लगातार मिलता रहेगा। धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर साझा करें, जिससे दोस्तों को भी इन चीज़ों का फ़ायदा मिले। धन्यवाद।